गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक ठाक। चलिए आज के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग स्टडी करेंगे एरिया के बारे में। किसके बारे में? एरिया। अब आप कहोगे अरे एरिया के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जी हाँ, आप आज एरिया के बारे में पढ़ेंगे। और अगर हम आपसे पूछे कि क्या कभी आपने एरिया कैलकुलेट किया है, तो आप बोलोगे जी सर, बहुत बार हम लोग एरिया कैलकुलेट किए हैं। पूरा मेंसुरेशन यानी पूरा क्षेत्रमिति, मैथ का पूरा क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में हम लोग एरिया ही ज्ञात किए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हम आपसे पूछे कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, तो नो डाउट आप जब भी एरिया निकाले हैं तो वहां पे सिर्फ एरिया का मैग्नीट्यूड निकाले हैं। क्या निकाले हैं? मैग्नीट्यूड। जैसे कहने का मतलब है कि अगर ये एक स्क्वायर है और इसकी साइड ए है, इस स्क्वायर को हम नाम दे दे ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। और मान लेते हैं अगर a इक्वल टू है 2 मीटर, तो आपने एरिया इसका निकाला है 2 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी आप इसका एरिया निकाले 4 मीटर स्क्वायर। और ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ है मैग्नीट्यूड। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। और जब भी आप ये कैलकुलेट करके आंसर मिला है तो आपका आंसर सही था। तो आप एरिया का सिर्फ क्या निकाले? मैग्नीट्यूड। और जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर हम आपसे पूछे कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल सही। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि एरिया को फिजिक्स में वेक्टर भी माना जाता है। एरिया को फिजिक्स में वेक्टर माना जाता है। क्या माना जाता है? वेक्टर। हो गई गड़बड़। ऐसे कैसे होगा? मैथ में अलग और फिजिक्स में अलग। जी हां, आज एरिया होने वाला है वेक्टर, यानी आज की टॉपिक कुछ होने वाली है आपकी एरिया वेक्टर। अब आपके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक हो गया होगा कि एरिया वेक्टर मतलब क्या? एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो, एक्चुअली अगर हम कहें तो एरिया स्केलर क्वांटिटी है। एरिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। हम पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे जहां भी मेंसुरेशन हम लोग पढ़े, वहां पे एरिया को हम लोग स्केलर माने भी थे, बट फिजिक्स में एरिया को वेक्टर माना जाता है। अब आप कहोगे कि सर क्यों वेक्टर क्यों हो जाएगा? तो देखिए, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज ऐसे हम एरिया, जो एरिया वेक्टर है, आज इसी का कॉन्सेप्ट लेकर आए। कोई डाउट नहीं बचेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा, बशर्ते आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन की डिमांड होती है, वह सिर्फ सरफेस का एरिया पूछता है, किसी शेप का एरिया पूछता है, यानी सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड पूछता है। तो जहां एरिया की सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछी जाती है, वहां पे एरिया को हम लोग स्केलर ट्रीट करते हैं, और जनरली मेंसुरेशन में यही होता था। लेकिन अब फिजिक्स में क्या है कि जो सरफेस दिया रहेगा उसका मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए यहां एरिया क्या होने वाला है? वेक्टर होने वाला है। ठीक है, फिजिक्स में एरिया वेक्टर होने वाला है। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे कोई कहेगा, आपसे पूछेगा कि ओवरऑल एरिया स्केलर है या वेक्टर है, तो आप बोलोगे एरिया स्केलर है। अगर उसका क्वेश्चन होता है कि क्या एरिया को वेक्टर माना जा सकता है, तो आप बोलोगे यस, एरिया विल बी टेकन वेक्टर क्वांटिटी। कब? व्हेन वी हैव टू नीड
magnitude and direction both of area, then area is taken vector quantity. जब एरिया के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ जाए तो वहां पे एरिया को हम लोग क्या मानते हैं, वेक्टर मानते हैं। अब प्रश्न ये उठ रहा होगा कि ऐसी जरूरत क्या पड़ गई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आज हम लोग एरिया को वेक्टर ट्रीट करने लगे। तो जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या पढ़ने वाले हैं, एरिया वेक्टर एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और विदाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी कैन नॉट एक्सप्लेन गॉस थ्योरम, and Gauss theorem is very important theory for 12th board and competitive exam like as engineering and medical exam. तो हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं गॉस थ्योरम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। और गॉस थ्योरम विदाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में नहीं आएगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर देखें हम लोग तो भाई आपको बता दें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वह फाई होता है। क्या होता है, फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है हम आगे पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट के बाद। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फाई तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ई वेक्टर जो है इसको तो आप पहले से जानते हैं, ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट ए वेक्टर क्या है, तो ए वेक्टर है यहाँ पे एरिया वेक्टर, ए क्या है, एरिया वेक्टर। तो यही वजह है कि आज कॉन्सेप्ट लेना जरूरी है कि एरिया वेक्टर क्या है, व्हाट इज एरिया वेक्टर, व्हाट डू मीन अबाउट एरिया वेक्टर एंड हाउ टू कैलकुलेट एरिया वेक्टर। हम लोग एरिया वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे देखेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि जो ये एरिया वेक्टर है ये किसका बेस है, ये किस थ्योरी का बेस है, ये बेस होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। किसका बेस होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। यानी इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एरिया वेक्टर के बारे में विस्तार से जानकारी हम लेंगे कि कब एरिया वेक्टर होगा, कैसे उसका डायरेक्शन लेना है, एरिया वेक्टर क्या है। तो देखो एरिया वेक्टर के लिए पहले आपको एक बार समझा दे हम, जैसे ये सरफेस है, तो अगर हम कहें कि ए बी, मान लो साइड जो है ए से बी इधर जाओगे, बी से इधर आओगे, तो अगर ये पॉजिटिव एक्स है, ये क्या है, वाई है, तो एरिया इजकल टू आपने क्या किया था, एरिया इजकल टू आप इसका क्या किए थे, एक ए बी साइड लिए थे और एक बी सी लिए थे। तो बी सी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर हो गया। अब तब ना आपका आया था ए स्क्वायर, ए बी का भी मैग्नीट्यूड है और बी सी का भी मैग्नीट्यूड है, तो आपका क्या आया था रिजल्ट, ए स्क्वायर। बट अगर क्या है तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, ए और बी दोनों के प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ ए बी क्या है, एक्स पे, और बी सी क्या है, वाई पे। तो एक्स और वाई पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है वो जेड एक्सिस होता है, कौन, जेड। और जेड एक्सिस को हम लोग क्या लिखते हैं, के कैप, क्या लिखते हैं, के कैप। तो इसी तरह हम लोग देखने वाले हैं, मतलब एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दिए गए सरफेस के एरिया के बराबर होगा, और डायरेक्शन जो है प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ प्लेन कौन था, एक्स और वाई, रिजल्ट किसके लॉन्ग आया, के, मतलब जेड एक्सिस। तो एक्स और वाई पे जेड एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो चलिए आज का टॉपिक लेते हैं, व्हाट इज, क्या है, तो द वेक्टर whose magnitude is equal to area of considered surface and direction is perpendicular on that surface। मतलब एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, एरिया वेक्टर द वेक्टर whose magnitude equal to area of considered surface। एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड लिए गए सरफेस के एरिया के बराबर होगा। एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड लिए गए सरफेस के एरिया के बराबर होगा और डायरेक्शन उस सरफेस पर परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर होगा। जैसे इसको समझते हैं यहाँ पे, मान लो ये एक सर्कुलर शेप है, यानी जो हमने सरफेस लिया वह किस शेप का लिया, सर्कुलर सरफेस लिया, ठीक है। तो सपोज दैट इसका एरिया ए है, एरिया कितना है, ए है। इस सर्कुलर सरफेस का ये जो एरिया है सर्कुलर सरफेस का वो कितना है, ए है। तो इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसके लिए जो एरिया वेक्टर हम लोग बनाएंगे वह ऐसे होगा, ये हुआ इसका एरिया वेक्टर। और इस एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लोगे मॉड ऑफ ए, तो वह इसी के एरिया के बराबर होगा। सिर्फ क्या होगा इसका, तो डायरेक्शन होगा। और डायरेक्शन कैसे होगा, प्लेन पे परपेंडिकुलर। अगर हम देखें तो ये जो है प्लेन पे परपेंडिकुलर है, मतलब इसी डायरेक्शन में अगर हम एक यूनिट वेक्टर ले तो उसको बोलेंगे नॉर्मल यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। सो एरिया वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड इंटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। आप पढ़े तरह से ए वेक्टर ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर अपॉन ए। तो ए वेक्टर बराबर हो जाएगा ना ए इंटू ए कैप, और ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। तो ये तो नॉर्मल है ना, इसका डायरेक्शन, इसलिए एन कैप ले लिए, ठीक है। वेयर हियर एन कैप इज नॉर्मल, एन कैप क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है, यहाँ पे नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो बहुत ही टफ नहीं है, एरिया ही है, सिर्फ उसका क्या लेना हमको, डायरेक्शन लेना। देख लो यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या, व्हाट इज एरिया वेक्टर, तो द वेक्टर उस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ कंसीडर्ड सरफेस, यानी जो आपने एरिया लिया है, जो आपने सरफेस से लिया है उसके एरिया के बराबर इसका मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ए वेक्टर इक्वल कितना हो गया, ए इंटू एन कैप, जहां एन कैप क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर वक्त आने पे एक कंडीशन के अनुसार आई कैप, जे कैप और के कैप से क्या हो जाएगा, उसको डिस्प्लेस कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको आप सॉल्व करके दिखाइए। चलो हम ही सॉल्व कर देते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये है कि यहां पर एक 3D प्लेन है, ये एक्सिस x है, ये एक्सिस y है और ये z है, ठीक है। और इसमें क्या है कि एक स्क्वायर शेप का सरफेस है, स्क्वायर शेप का सरफेस है। इस पॉइंट को हमने लिखा a, इस पॉइंट को b, इस पॉइंट को c और इस पॉइंट को d, ABCD, ठीक है। और इसका जो साइड है वह है स्मॉल है सबका, और ये जो है ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसके लिए अगर हम एरिया पूछे, अगर हम ये पूछे कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, तो 10th का 8th का 7th का लड़का भी बता देगा कि अगर ये स्क्वायर है तो इसका एरिया होगा ये स्क्वायर, यानी ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही, 10th क्लास तक का लड़का इसको जवाब दे देगा। लेकिन अगर यही हमसे पूछे, अगर हम आपसे पूछे कि एरिया वेक्टर क्या होगा, तो देखो एरिया वेक्टर क्या होगा, तो एक साइड ये ले लेंगे और एक साइड ये ले लेंगे, यानी इसका हो जाएगा ए बी वेक्टर, क्योंकि ए से बी साइड कोई तो एक डायरेक्शन हो गया ना, या तो एडी जाओ या ए बी जाओ, तो ए से बी, तो ये लेंथ एक डायरेक्शन हो गया, तो ए बी वेक्टर अक्रॉस बीसी वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा, ये 90 हो जाएगा, आई इंटू एन कैप हो जाएगा ना। एन कैप 90 इसलिए क्योंकि स्क्वायर का या रेक्टेंगल का
हर साइड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, आगे बहुत जरूरत पड़ेगा इसका। तो ए वेक्टर का हम वैल्यू लिख सकते हैं, ए बी का मान ए और बी सी का मान ए, तो ए स्क्वायर साइन 90 का 1 हो गया। एन कैप, तो एन कैप हमने बोला था ना कि एन कैप कंडीशन के अनुसार चेंज कर लेंगे आई कैप से, जे कैप से और के कैप से, आवश्यकता अनुसार आई जे के में। तो देखो प्लेन पे तो परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ ए बी सी डी ये जो प्लेन है एक्स वाई में है, तो एक्स वाई का परपेंडिकुलर कौन होगा, जेड। जैसे ये बोर्ड एक्स वाई है तो बोर्ड पे परपेंडिकुलर कौन होगा, जेड। अब यहाँ पे दो डायरेक्शन हो सकता है परपेंडिकुलर, हो सकता है कि ये बाहर हो सकता है ये अंदर हो। तो जेड एक्सिस को हम लोग लिखते हैं के कैप, और ये क्लियर नहीं है कि परपेंडिकुलर हमको आउटसाइड लेना है कि इनसाइड लेना है, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर के कैप, और अगर आप चाहो तो लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस के कैप। ये दोनों ही सही है, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलो और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना था, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे ये स्क्वायर शेप था, तो स्क्वायर क्या होता है ना, एरिया साइड इंटू साइड, तो हमने साइड इंटू साइड में लिया। अब आप शायद इसमें ये प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, यहाँ डॉट क्यों नहीं लिए? ठीक है, तो अगर डॉट ले लोगे तो हो जाएगा ए बी कॉस 90, तो जो कॉस 90 लोगे तो यहाँ 90 लोगे तो 0 हो जाएगा, तो एरिया निकलेगा ही नहीं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से ही निकाला जाता है। एरिया कैसे निकाला जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट से। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए, आप बना के दिखाओ हमको। ठीक है, मान लो ये ऐसे प्लेन है, ये कौन सा है, एक्स है, ये कौन सा है, वाई है, और ऐसे एक प्लेन है जेड। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें एक रेक्टेंगल है, ऐसे रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका लेंथ एल है और ये बी है, चौड़ाई बी है। तो आपको बताना है कि इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, बता सकते हैं आप? बना देंगे? देखो इसका एरिया तो ये होगा, यही इसका एरिया होगा ना, तो एरिया के लिए हम क्या लिखते हैं, एरिया वेक्टर। तो पहले तो हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड हम लिख देते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ एल बी, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब चाहिए डायरेक्शन, तो ये कौन सा एक्सिस है, एक्स और जेड, यानी एक्स जेड प्लेन में है। किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में। तो एक्स जेड पे परपेंडिकुलर, ये जो एक्स जेड है इस पे परपेंडिकुलर कौन सा होगा, वाई। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, वाई। अब परपेंडिकुलर चूंकि एक्स ऐसे और जेड ऐसे, तो दोनों पे परपेंडिकुलर कौन होगा, वाई। याद रखिएगा कि कोई भी जो दो एक्सिस से जो प्लेन बनता है, परपेंडिकुलर तीसरा एक्सिस होता है। अगर एक्स वाई का प्लेन है तो परपेंडिकुलर जेड होगा, एक्स जेड का प्लेन है तो परपेंडिकुलर वाई होगा। समझ गए ना? तो यहाँ पे प्लेन किसका है, एक्स और जेड का, तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन होगा, वाई। तो वाई पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जे कैप, और इसी को अगर आप चाहो तो लिख सकते हो एल बी माइनस जे कैप। मतलब ये क्लियर नहीं अभी कि डायरेक्शन अंदर लेना है या बाहर लेना है। ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन इसके लिए क्या है, सही है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। एक और आपको फिगर देते हैं आपके लिए, तीसरा क्वेश्चन। मान लो ये सर्किल है, ऐसे ये कंपोनेंट आपका पहले, इसको मान लेते हैं कि ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स है। ये मत सोचिएगा कि ऊपर जेड लिख दे, ये हम लोग के मानने के ऊपर है। ठीक है, अब यहां पे एक हम सर्किल ले लेते हैं, ऐसे एक सर्किल है, इसका रेडियस है आर, और हमको चाहिए एरिया वेक्टर। तो क्या आप समझ पा रहे हैं इसका एरिया वेक्टर कितना होगा और कैसे निकलेगा? देखो सबसे पहले तो हमको ये एरिया चाहिए, क्योंकि एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दिए गए सरफेस के एरिया के बराबर होता है और डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर हम कर लेंगे, प्लेन है एक्स वाई, तो परपेंडिकुलर होगा जेड, है ना। तो पहले हम इसका क्या निकाल देंगे, सरफेस का मैग्नीट्यूड। तो सरफेस का एरिया मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू, चूंकि सर्किल है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर
ठीक है, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब ये बताओ कि एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सरफेस के एरिया के बराबर होता है। तो मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल दिया, अब क्या चाहिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किधर होगा, तो प्लेन कौन सा है एक्स वाई। ये जो सर्किल है ये किस प्लेन में है, तो यहाँ पे सर्किल जो है एक्स वाई प्लेन में, कौन से प्लेन में है एक्स वाई में। तो एक्स वाई का परपेंडिकुलर कौन होगा जेड। तो जेड का दो कंपोनेंट हम लोग लिखते हैं, एक तो आप चाहो तो लिख सकते हो पॉजिटिव के का और आप इसी को लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस के कैप। ठीक है, क्या लिख सकते हैं माइनस के कैप। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहां तक। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। क्या एरिया वेक्टर क्या है, तो एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दिए गए सरफेस के एरिया के बराबर होगा और डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, यही ना। यानी अगर एरिया जो है, अगर सरफेस जो है एक्स वाई प्लेन में है तो वहां से एरिया निकाल लेंगे जैसे सिंपल हम लोग निकालते हैं, और उसके बाद डायरेक्शन एक्स वाई पे परपेंडिकुलर जेड हो जाएगा तो फिर के कैप लगा देंगे। अगर आपका सरफेस एक्स जेड में होता तो वहां वाई परपेंडिकुलर हो जाता, अगर आपका सरफेस वाई जेड में होता तो वहां परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाता, एक्स जेड में होगा तो वाई हो जाएगा और वाई जेड में होगा तो एक्स हो जाएगा। समझ गए। अब लेते हैं यहां से कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर, यानी ये जो पढ़े आप इसका कॉन्सेप्ट आपको क्या मिला, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। और इसमें दो बार हम बात के पढ़ेंगे। हमने बोला था कि एरिया वेक्टर इज स्केलर, स्केलर ही है, लेकिन जब 2D प्लेन और 3D प्लेन के बारे में स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड पॉइंट को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वहां पे एरिया को वेक्टर माना जाता है। तो एक बार 2D के लिए पढ़ेंगे और एक बार 3D के लिए पढ़ेंगे। तो यहां हो जाएगा फॉर 2D मतलब 2 डायमेंशनल सरफेस, और फिजिक्स की भाषा में 2 डायमेंशनल सरफेस को हम लोग ओपन सरफेस बोलते हैं। फिजिक्स की भाषा में 2 डायमेंशनल सरफेस को क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस। जैसे कॉपी का पेज एक 2 डायमेंशनल है क्योंकि उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। ये जो बोर्ड है ये 2D है, तो ये ओपन है ना, इसमें कुछ भी दिख रहा है तो आपको दिख रहा है, तो ये क्या है ओपन सिस्टम है। तो 2D सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं ओपन सरफेस कहते हैं। तो इसके लिए आप कॉन्सेप्ट देखे थे, जैसे कोई हम इस टाइप का रेक्टेंगल शेप लिए थे ऐसे, ठीक है। जब इसके लिए हम एरिया निकाले थे तो ऐसे था, इस तरह से था, ठीक है। अब इसमें अगर हम चाहे कि इसका क्या निकाल दे, यहां पे इसका एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा ऐसे, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, सरफेस पे क्या होगा परपेंडिकुलर। लेकिन इधर भी हो सकता है ना, इधर भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। अगर मान लो ऐसे सर्किल हम ले लेते हैं सर्क्यूलर, तो इसका भी ऐसा हो जाता, ये तो एरिया हो गया इसका, तो इसका भी एरिया वेक्टर जब हम लेंगे तो एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ रेगुलर स्टेप के लिए। मान लो 2D लेते हैं लेकिन इरेगुलर स्टेप ले लेते, जैसा इस प्रकार से, इस प्रकार से ले लिया, और ये भी सपोर्टेड 2D ही है, ये भी क्या है 2D है, ये भी 2D है, ठीक है। तो इसका भी एरिया वेक्टर इसी प्रकार लेंगे हम लोग। सरफेस पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर होगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर 2D प्लेन रहता है, कैसा प्लेन रहता है 2 डायमेंशनल प्लेन रहता है, यानी ओपन अगर सरफेस रहता है
तो वहां पे इसके दोनों डायरेक्शन को माना जाएगा, दोनों डायरेक्शन इसका सही है। अभी कंडीशन ये नहीं कि ये सही है कि ये सही है, अभी दोनों इसका एरिया वेक्टर का दोनों डायरेक्शन सही है। जैसे मान लो ऐसे हम प्लेन ले लिए तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो आप इधर भी बोल सकते हो ऐसे और आप इधर भी बोल सकते हो ऐसे, फिलहाल ऐसे, समझ गए। ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, अभी फिलहाल के लिए दोनों सही है। मतलब तो यहां से कैलकुलेशन क्या मिला, यानी रिजल्ट हम लिख रहे हैं कि अगर 2D सरफेस की बात करें तो इसका दोनों एरिया वैलिड है, मतलब सरफेस के बाहर भी और सरफेस के अंदर भी, तो बस परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम लिख रहे फॉर 2D सरफेस, फॉर 2D सरफेस बोथ डायरेक्शन इज करेक्ट, यानी 2D के लिए दोनों डायरेक्शन सही है, ठीक है। बट यहां पे एक आपको बात ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो हुआ विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज होने वाला है। तो अगर ये एरिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता तो क्या इफेक्ट पड़ता। जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया है और उसी में ये एक एरिया है, इस टाइप का सर्कुलर एरिया है, और ये यहां पर क्या है, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया है। स्टेप्स, ठीक है। ये सब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। और जो आप यहां पे सरफेस लिए हैं वो सर्कुलर लिए हैं, और सर्किल जो है कैसा प्लेन है, 2D या 3D। तो जो सर्किल होता है वो 2D प्लेन है, कैसा प्लेन है, 2D। तो इसका अगर एरिया वेक्टर लिखेंगे तो एक इधर होगा, एक एरिया वेक्टर इसका इधर होगा, ये इसका एरिया वेक्टर हुआ ए वेक्टर, और एक एरिया वेक्टर इसका इधर होगा एरिया वेक्टर। दो एरिया वेक्टर होगा कॉन्सेप्ट के अनुसार, यहां कॉन्सेप्ट देखे हम लोग दो होगा। तो क्या यहां पे दोनों कंसीडर करेंगे। अभी आपने देखा कि जब हम ये सब शुरू किए तो क्यों किए थे, क्योंकि यहां पे हुआ था फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हुआ था ना, मतलब हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो यहां जो फ्लक्स है ये तो कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा, तो थीटा पे डिपेंड करेगा। तो अगर ई और ए वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन लेंगे तो थीटा 0 होगा, तो यहाँ पॉजिटिव फ्लक्स होगा। लेकिन अगर निगेटिव ले लेंगे तो फिर 180 डिग्री ले लेंगे अपोजिट, तो फिर तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, तो फिर कहां दोनों सेम रहा। तो एक कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे एडिशनल जुड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जा रहे हैं, अगर 2D प्लेन आपका कहां पे है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो वहां पे आपको कौन सा डायरेक्शन लेना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वाला एरिया लेना होगा। किधर का एरिया लेना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब ये एरिया वहां पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, वहां पे ये एरिया कंसीडर नहीं किया जाएगा, वहां पे सिर्फ ये एरिया कंसीडर किया जाएगा। समझ गए। यानी जैसे कहने का मतलब है कि जैसे ये जो सर्किल था वो इस टाइप का हो गया, ऐसे था, यही था ना, ये सर्किल था, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ऐसे था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो अब जो एरिया वेक्टर लोगे आप इधर वाला लोगे, ये वाला, ठीक है, क्योंकि दोनों में कोई एक हम कंसीडर कर सकते हैं। तो जब दोनों में कोई एक कंसीडर करना है तो हम लोग पॉजिटिव के लिए कंसीडर करेंगे, किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। समझ गए। तो ये एरिया कॉन्सेप्ट आपका था 2D के लिए। एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया है 3D के लिए, उसके बाद गॉस थ्योरम आपको बहुत इजी लगने वाला है।
और बिना किसी प्रॉब्लम के समझेंगे, बशर्ते आज लास्ट तक वीडियो में आप बने रहिए, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है। बोर्ड के लिए इतना जरूरी नहीं था, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए तैयारी करते हैं तो बहुत जरूरी था, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा कंडीशन। ये हम लोग 2D के लिए लिए थे, अब किसके लिए पढ़ेंगे? 3D के लिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 3D सरफेस यानी क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है। ऐसे अगर आप चाहें यहाँ पे तो नोट करके लिख लीजिएगा, ये जो 2D वाला पढ़े हैं कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखोगे यहाँ पे ऐसे फिगर बनाकर, इन इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर ऑफ ओपन सरफेस। ओपन सरफेस का मतलब समझ रहे हैं आप? 2D। ओपन सरफेस इज टेकन in same direction of electric field। इन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे इसमें तो डायरेक्शन थोड़ा इफेक्टेड हो रहा है, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर ऑफ ओपन सरफेस इज टेकन इन सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब दोनों ना लेकर अब सिर्फ एक लेंगे, वो भी कौन सा? जो उसके डायरेक्शन में होगा। अब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 3D सरफेस के लिए। तो 3D सरफेस आप समझते हैं, जैसे क्यूब हुआ, क्यूबॉइड हुआ, स्फीयर हुआ, सिलेंडर हुआ, ये सब क्या है? ये 3 डायमेंशनल शेप है। तो चलिए 3 डायमेंशनल शेप को लेकर देखते हैं। सपोज एक क्यूब है, क्यूब बनाते हैं। ये क्यूब स्क्वायर, ये क्यूब हो गया, ठीक है। तो इस क्यूब में 6 फेस होते हैं। ये फेस 1 हुआ, ये आपका 2 हुआ, ये आपका एक 3 हो गया, और ये आपका एक 4 हो गया, और एक ये जो आउटसाइड है और एक उस साइड अंदर है, 6 हो गया कुल। तो क्यूबॉइड मतलब जो 3D शेप है उसको हम क्लोज बोलते हैं। किस लिए? इसलिए क्यूबॉइड एक डिब्बे की तरह हो गया। तो डिब्बा में अगर कुछ रखा है, वेट में थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कुछ ऐसे है, देखो यहाँ पे चौक रखे हुए हैं, तो ये क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड के अंदर इसमें चौक है, तो अंदर क्या है? नहीं दिख रहा है। तो क्यूबॉइड जो है 3D है, 3D शेप में अंदर का नहीं दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज सरफेस। तो इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा? तो चलो पहले समझ लेते हैं। जो 3D शेप होंगे ना, उसका एरिया वेक्टर सिर्फ एक ही लेना होगा, जबकि 2D जो ओपन सिस्टम होता था, ओपन सरफेस होता था, उसके लिए एरिया वेक्टर के 2 में कोई भी आप डायरेक्शन ले सकते थे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ना करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है तो 2 आप कोई भी ले सकते थे। मतलब जैसे अगर डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे है तो आप पॉजिटिव एक्स भी ले सकते हैं, नेगेटिव एक्स भी ले सकते हैं। लेकिन जब वही क्लोज सरफेस होगा तो एरिया एक ही होगा। तो जैसे ये ऊपर मान लीजिए हम फर्स्ट सरफेस की बात करें, ये फर्स्ट सरफेस आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट सरफेस, ये जो सरफेस है ये फर्स्ट सरफेस है, देख रहे हैं आप? फर्स्ट सरफेस है, ठीक है। ये कौन सा सरफेस है? सरफेस फर्स्ट। अगर इसके लिए एरिया वेक्टर उनका है, ये फर्स्ट सरफेस, तो इसके लिए एरिया वेक्टर 2 होना चाहिए था ना, एक इधर आउटसाइड और एक उधर अंदर, क्यूब में अंदर। तो नहीं होगा, यहां एक ही होगा। कौन होगा? वो भी आउटसाइड वाला लेना है। कौन सा लेना है? आपको आउटसाइड लेना है। यानी यहां से जो डायरेक्शन होगा इस फेस 1 के लिए, इसको 1 माने हम, तो एरिया वेक्टर 1 यहां पे होगा बाहर की ओर, यानी अंदर हम नहीं ले सकते, उस एरिया वेक्टर को अंदर नहीं ले सकते। यानी क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर लिया जाएगा वो परपेंडिकुलर होगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, बट आउटसाइड होगा। किधर होगा? आउटसाइड, बाहर की ओर होगा। जैसे एक एरिया यहां पे है, ये वाला, इसको कंसीडर करते हैं, यानी 3 नंबर,
सामने का ये फेस है, इसके सामने का ये फेस है, यानी कौन सा है 3 नंबर। तो इसके वजह से भी अगर एरिया वेक्टर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर तो सरफेस पे होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, बट अंदर क्यों नहीं होगा, किधर होगा, आउटसाइड होगा। समझ गए आप? चलो अगर एक और ले लेते हैं, मान लो ये प्लेन अगर हम ले लेते हैं, ऊपर ये दिख रहा है ना आपको, ये अगर हम ले लेते हैं जैसे ऐसे, दिख रहा है, इसको हमने 2 माना था, इस सरफेस को क्या मानता 2। तो अगर यहां भी एरिया वेक्टर होगा ना तो सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, बट ये अंदर वाला नहीं लेना, एक अंदर भी होगा, हमको किधर लेना है, आउटसाइड लेना है। किधर लेना, आउटसाइड। एक एरिया देखो यहां भी हो सकता है, दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इसको हमने 4 माना है। तो 4 के लिए जो एरिया वेक्टर होगा ना वह ऐसे होगा, आउटसाइड लेना है। किधर लेना है, आउटसाइड, मतलब अंदर की ओर नहीं लेना। अब तो 4 देख लिए, और 2 कौन सा रह गया, एक इस साइड वाला और एक उधर वाला। तो ये साइड वाला का इधर होगा एरिया वेक्टर, और जो अंदर फेस है उसका उस साइड होगा। समझ रहे, बोर्ड के उधर, बाहर बोर्ड के अंदर की ओर होगा। समझ गए आप? तो एरिया वेक्टर जो है इस तरह का होगा, किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए। अगर बात करें मान लो सिलेंडर होता, अगर सिलेंडर होता तो कैसे होता, सिलेंडर भी क्लोज सरफेस है, सिलेंडर भी क्लोज सरफेस है। इसके भी दो कितने एरिया है, 1 2 3, ये 2 सर्कुलर एरिया होता है और एक कर्व एरिया होता है। तो अगर हम इस एरिया की बात करें, ये, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा बट आउटसाइड होगा। किधर होगा, बाहर की ओर होगा। एक यहां भी एरिया वेक्टर है, ये भी सरफेस है, तो इसका किधर होगा, इधर होगा, बाहर की ओर। समझ गए? एक यहां पे है तो इसके लिए भी इधर होगा। अगर यहां लेते तो इधर होता। तब समझ गया? और जो 3D शेप के बॉडी है ना, उनके डायरेक्शन पे, जो 3D शेप की बॉडी है, तो उस कंडीशन में जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दे, तो इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख दे तो डायरेक्शन एक ही होगा, वो भी किधर होगा, आउटसाइड द फील्ड होगा। ठीक है? तो मतलब यहां पे थोड़ा सा जगह लेकर हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख देंगे, यहां पर लिख दे रहे हैं डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ 3D surface is not affected by इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कहने का मतलब है कि जो इस तरह से एरिया वेक्टर हम देख रहे हैं, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ पे अप्लाइड किए, इस ओपन सिस्टम, ओपन सरफेस में क्या होता था, कैसे 2 होता था, लेकिन जब भी फील्ड हम लोग अप्लाइड करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन वही कंसीडर करना था जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में था। अपोजिट साइड वाले को हम लोग नहीं लेते थे, बट यहाँ तो एक ही डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर हम अप्लाई कर देंगे तो आप उस डायरेक्शन को लेंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है? तो चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप एरिया वेक्टर समझ गए होंगे, यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि एरिया वेक्टर क्या है और इसके डायरेक्शन को कैसे लेना है। टोटली जब प्लेन सरफेस है, 2D है, यानी ओपन सरफेस है, तो उसके 2 एरिया वेक्टर होंगे। ठीक है? और दोनों ही सही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ एक डायरेक्शन होंगे, और एक डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। ये कॉन्सेप्ट था। और इन क्लोज सरफेस, यानी क्लोज सरफेस 3D शेप के लिए हम लोग पढ़े कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा उसका एक ही होगा, वो भी किधर होगा, आउटसाइड द सरफेस, यानी परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे लेकिन बाहर की ओर। और 3D शेप के लिए
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डायरेक्शन का है तो एक ही होगा और वो पहले वाला ही होगा, ठीक है। यानी एरिया वेक्टर के डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो भी कब, जब से क्लोज यानी 3D है, जैसे स्फीयर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है और सिलेंडर है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब चलिए अगले टॉपिक, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आप वीडियो देखने के बाद उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।